हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वेव्स। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि टोपोशीट से रिलेटेड है। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टोपोशीट में जिसमें हमें बहुत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती टोपोशीट को। ठीक है, तो वैसी चीज़ में आती है डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशन भी आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है जिसमें हमें टोपोशीट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, जिसको आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली बिना देखे ही इसको लिख दोगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और डेफिनेटली इन डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और डेफिनेशन के साथ साथ कुछ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सिंबल्स की भी, जिसको हम बिना देखे ही बता सकते हैं। बिना देखे ही क्या बता सकते हो? इंपॉर्टेंट सिंबल्स। तो वो दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। और टोपोशीट ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। एक बार देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं टोपोशीट पे, वो सारे आप एक बार ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो जो पहला डेफिनेशन आता है वो कॉजवे का आता है। ठीक है, तो कॉजवे है क्या? तो रिवर वगैरह के ऊपर, रिवर या स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, तो उसको पार करने के लिए, ठीक है, पार करने के लिए जो ब्रिज होता है, ठीक है, तो जो ब्रिज होता है जो लो लाइंग एरिया और स्ट्रीम्स को पास करने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं कॉजवे। उसको क्या बोलते हैं? कॉजवे। ठीक है, तो रेज रोड प्लेटफॉर्म अक्रॉस a wet or low lying area such as shallow stream or marsh. It is designed to allow passage over the otherwise difficult terrain. तो कुछ डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं, नाले वगैरह होते हैं, उनको पार करने के लिए आपके कॉजवे का यूज होता है। एक तरह से इट इज लाइक ब्रिज। ठीक है, ब्रोकन ग्राउंड। तो ब्रोकन ग्राउंड क्या है भाई? तो ब्रोकन ग्राउंड है, जैसे रिवर है, तो रिवर के किनारे किनारे रिवर के फ्लो की वजह से लैंड हो जाती है मर्ज, तो वाटर में मर्ज हो जाती है। तो इस तरह के सिंबल बने होते हैं, इस तरह से कर्व, है ना। तो इस तरह से नदी किनारे ब्लैक कर्व बने होते हैं, आपके टोपो शीट पे दिखेंगे। तो इस तरह से जो कर्व बने होते हैं, ये किसका सिंबल है अक्सर पूछा जाता है। तो कर्व अलोंग ब्लैक कर्व अलोंग विथ रिवर, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस? तो ये जो सिंबल है वो है ब्रोकन ग्राउंड का। ठीक है, ये जो सिंबल है ब्रोकन ग्राउंड का, इसकी डेफिनेशन जो लिखने को आ सकती है वो, ब्रोकन ग्राउंड क्या है? तो वो एरिया है वेयर द ग्राउंड सरफेस इज अनइवन और फ्रेगमेंटेड, ऑफन ड्यू टू इरोजन और वेदरिंग। तो इरोजन और वेदरिंग की वजह से जो ग्राउंड सरफेस क्या हो गया? फ्लैटेंड हो गया, यानी पानी में मिल चुका है, उसको हम बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय गलीज, रेवनीज एंड एक्सपोज्ड रॉक, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेवर्स। ठीक है, तो ब्रोकन ग्राउंड समझ सकते हो कि लैंड मर्ज इनटू वाटर। ठीक है, नाउ फायर लाइन। फायर लाइन क्या है भाई? तो फायर लाइन ऐसा लग रहा है कि आग वाली लाइन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फॉरेस्ट रीजन में, ठीक है, तो जहाँ जंगल होते हैं, तो जंगल में होता क्या है? जंगल हैं बहुत सारे, तो जंगल में बीच में पैचेस बनाए जाते हैं, यानी जंगलों को साफ करके एक रास्ता बना दिया जाता है, जिससे कि इन कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगे तो वो आग पूरे जंगल में ना फैल पाए, वो जो पैच बना रखा है उससे आग बढ़ने से रुक जाए, उसको बोलते हैं फायर लाइन। यानी फायर लाइन का जो मेन पर्पस होता है वो फॉरेस्ट फायर को स्प्रेड होने से बचाना होता है। सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाइल्ड फायर्स। सो स्ट्रिप लैंड क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन एंड अदर फ्लेमेबल मटेरियल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाइल्ड फायर। इट एक्ट एज अ बैरियर टू स्लो और स्टॉप अ फायर प्रोग्रेस, यानी जंगल में आग बढ़ने से बचाता है। तो एग्जाम में आएगा व्हाट इज फायर लाइन, या फायर लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर लाइन इन दिस ग्रिड रेफरेंस। तो उस ग्रिड रेफरेंस में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फायर लाइन का नाम सुनते ही आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, फिर एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लूस इन ग्रिड रेफरेंस, फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस इज दिस। अब उसमें आपको फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस में जाके उसको देखने की जरूरत नहीं है। स्लूस आते ही आप समझ जाना कि स्लूइस का जो संबंध है वो है डैम से। किससे है? डैम से। यानी डैम में भी क्या होता है? डैम गेट होता है। ठीक है, तो डैम में जो गेट होते हैं उसको बोलते हैं स्लूइस। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वाटर के फ्लो को रेगुलेट करना, यानी कितना पानी खोलना है कितना नहीं खोलना, तो कंट्रोल करना, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना, वाटर फ्लो को क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो किसका काम है? स्लोज का काम है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर चैनल। वाटर चैनल क्या होते हैं भाई? तो
पाइप से पानी को ले जाने का रास्ता होता है, ड्रेनेज होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर चैनल। ठीक है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही हो सकता है ये वाटर चैनल। एंड थ्रू विच वाटर फ्लोज सच एज अ रिवर, स्ट्रीम, कैनल और डिच, इट कैन बी यूज फॉर ड्रेनेज, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो पानी इरिगेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैनाल के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, यानी रिवर में एक पतली सी ब्लू लाइन, ठीक है, तो एक ब्लू लाइन जाएगी, ब्लू लाइन, तो वो ब्लू लाइन जो सिंबल है वो किसका है भाई, वाटर चैनल का है। एक क्वेश्चन और आता है बार बार टोपो शीट में कि व्हाट इन दिस विच विच सेटलमेंट्स विच किस सेटलमेंट के जो पर्सन है वो वंस इन अ मीट इन अ ईयर, यानी साल में एक बार जरूर मिलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई कि टोपो स्ट्रीट पे कौन सा गांव ऐसा है जिसके लोग साल में एक बार जरूर मिलते हैं? तो साल में एक बार जरूर मिलते हैं, आप गांव में क्या खोजोगे, एनुअल फेयर। यानी जिस गांव में एनुअल फेयर होगा, साफ साफ लिखा होगा रेड पेन रेड कलर से, एनुअल फेयर। तो जिस भी सेटलमेंट में, जिस भी विलेज में एनुअल फेयर होगा, डेफिनेटली उस गांव के लोग साल में एक बार जरूर मिलेंगे। तो एनुअल फेयर होता है पब्लिक इवेंट जिसको मेला कहते हो। तो पहले के लोग मेले में जरूर मिलते थे। तो रिकरिंग पब्लिक इवेंट टिपिकली हेल्ड इन अ वंस इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। इट्स ऑफन फीचर एंटरटेनमेंट, वेंडर्स एंड कम्युनिटी गैदरिंग। तो वहाँ के लोग आपस में एक बार ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और हैं जो कि मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स में एक आता है आपका डॉट फॉलोड बाय नंबर। अगर मान लो डॉट ऐसा लिखा है 260, तो ये डॉट 260 का मतलब होता है इट रेफर्स टू स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट यानी उस प्लेस की हाइट। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट 260 इन दिस ग्रिड रेफरेंस, तो उस ग्रिड रेफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो कि इट रेफर्स टू स्पॉट हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, स्पॉट हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब होता है एक आर फॉलोड बाय आर, लाइक 3R, 4R, 5R, ऐसा आर लिखा होगा। तो आर रेफर्स टू रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट। ठीक है, तो रिलेटिव हाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R इन दिस ग्रिड रेफरेंस? तो आपको उस ग्रिड रेफरेंस में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 3R का मतलब क्या है। तो जो आर का मतलब होता है रिलेटिव हाइट होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर ये आर जो है वो ब्लू कलर से लिखा होगा, ठीक है, अगर आर जो लिखा होगा ब्लू कलर से ऐसा लिखा होगा, तो डेफिनेटली ये जो आर है वो रिलेटिव डेप्थ बताता है। क्या बताता है, रिलेटिव डेप्थ। तो ब्लैक कलर से लिखा होगा तो रिलेटिव हाइट बताएगा, और ब्लू से लिखा होगा तो रिलेटिव डेप्थ बताएगा। ठीक है, एक और होता है आपका ब्लैक कलर से स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्मॉल ट्रायंगल बताता है, स्मॉल ट्रायंगल फॉलोड बाय नंबर लाइक दिस। ठीक है, तो स्मॉल ट्रायंगल फॉलोड बाय नंबर इट, ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल फॉलोड बाय नंबर, ये जो बताता है वो बताता है पिक, हाईएस्ट पिक। ठीक है, तो ये है ट्रायंगुलेटेड हाइट। ठीक है, ट्रायंगुलेटेड, ट्रायंगुलेटेड हाइट, जो कि बताता है हाईएस्ट पिक ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में सबसे हाईएस्ट पिक के बारे में बताता है। तो होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और इसमें मैंने लगभग लगभग सारे डेफिनेशन और जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स आपके उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा तो ज़रूर आप यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ सर यहाँ पे देखने को मिला है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना मेरे भाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।